थैंक यू। मैम प्लीज माइक ले लीजिए। शिल्पी नेहा तिर्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया के डेमोस्ट्रेट समिट के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की एक बहुत युवा पहचान और एक बहुत युवा आवाज झारखंड से आप हैं। कृषि पशुपालन विभाग आपके पास है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन झारखंड में कृषि की अगर हम बात करें तो मॉनसून पर बहुत डिपेंड करती है कृषि। हर तरह की फसल भी यहाँ पर नहीं होती है, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से आप आगे काम कर रही हैं? निश्चित रूप से पहले तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को हमारे तरफ से जोहार। झारखंड राज्य एक कृषि बहुल राज्य है और आपने सही कहा कि आज भी ये राज्य पूरे काफी अधिक मात्रा में मॉनसून पे ही डिपेंडेंट रहता है। मगर आप देखेंगे तो विगत 6-7 सालों में कृषि विभाग ने काफी सारा कार्य किया है और विशेष रूप से कैटेगरिकली अगर हम लोग बात करें तो ना केवल पारंपरिक खेतियों को बढ़ावा देने के लिए, मगर साथ ही साथ दूध उत्पादन, मत्स्य, पशुपालन, एक इकोसिस्टम तैयार करने में सरकार सक्षम रही है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि मुझे लगता है आज 80 से अधिक योजनाएं हमारे विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। कई सारे किसान इससे जुड़े हुए भी हैं और आज झारखंड में मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी किसान प्रगतिशील बन गए हैं, मगर जिन जिन किसानों ने जागरूकता बढ़ाते हुए विभाग की योजनाओं का लाभ लिया है, निश्चित रूप से आज के दिन में वो काफी प्रगतिशील हो पाए हैं। चुनौती सबसे ज्यादा आपको क्या नजर आती है? सबसे बड़ी चुनौती ये है झारखंड में कि आज भी जो किसान हैं उनका जो पारंपरिक तौर तरीका है खेती करने का, खास करके खरीफ खेती में, धान की खेती में हमारा बहुत ज्यादा निर्भरता है। और धान की खेती करने के बाद जब धान कटनी होती है उसके बाद कई महीनों तक हम लोग खेत को इसी तरह से छोड़ देते हैं। रबी की फसल में आप देखेंगे बहुत ज्यादा किसान आगे नहीं आते। साथ ही साथ जो हाई एग्रीकल्चरल वैल्यू प्रोड्यूस होते हैं, जो आज के दिन में फ्रूट्स हो गए, लाइक अवोकाडो हो गए, ड्रैगन फ्रूट हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गए, जिनके मार्केट प्राइसेस अच्छी हैं, वैसे नई चीजों को भी प्रयास करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रयोग करने के लिए किसान हिचकिचाते हैं। तो हमारे विभाग का फोकस भी अधिकतर है कि ट्रेनिंग्स दे हम लोग किसानों को, ना केवल इस राज्य में मगर अन्य राज्यों में भी उनको ले जाए, एक एक्सपोजर दिलाए, ताकि किसान इस एक विश्वास डेवलप कर सके कि खरीफ की खेती, धान की खेती के अलावे भी हम लोग इन चीजों को कर सकते हैं। तो चुनौती मैं यही कहूंगी। शिल्पी जी, यूं तो आप कृषि मंत्री हैं, उस पर बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक और सियासी गलियारों में आपकी फिगर बनती जा रही है कि आप आए उससे पहले अधिकारी अपने आप को दुरुस्त कर लें, क्योंकि आप पहुंचती हैं, आप शोकॉज नोटिस दे देती हैं, एकदम डर का माहौल हो जाता है। तो इतनी सख्ती एकदम से दिखती है, कैसे देखते हैं? ये अधिकारियों को दुरुस्त रखने के लिए होता है? कई बार आपका वो सख्त रवैया दिखा। नहीं, देखिए, मैं मानती हूं कि मैं भी किसी जिम्मेवारी के साथ इस पद में हूं और अधिकारी भी बहुत विशेष जिम्मेवारी के साथ उस पद में है। अगर हम लोग इतने रिस्पॉन्सिबल है कि अपने कार्यों को कर सकते हैं बिना किसी के डांट फटकार के, बिना किसी शो कॉज के, वो तो एक आइडियल सिचुएशन होना चाहिए। मुझे किसी को शो कॉज करने की आवश्यकता पड़ रही है हमारे अधिकारियों को, तो ये अच्छा नहीं दर्शाता है। ये सीखा कहां से? क्योंकि ये आप इस तरीके से राजनीति में आई, आपकी एंट्री किस तरीके से हम सबने देखा। भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी आपकी सीट पर, लेकिन आपने जीत हासिल कर ली। तो दिस इज फ्रॉम योर फादर, और या ये आपको लगता है क्योंकि युवाओं की राजनीति करने का स्टाइल डिफरेंट है पूरे देश में, चाहे किसी भी पार्टी से उठाकर देख लीजिए? सी, आई एम अ वेरी वर्क ड्रिवन पर्सन और कॉर्पोरेट में भी रही हूं, तो मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेवारी, अपने कार्य का निर्वहन करना तो आपका पहला दायित्व है। डेडलाइन वहीं से आया है, कॉर्पोरेट से? आई थिंक वो थोड़ा कैरी ओवर तो होता ही है, आपका जो एक्सपीरियंस, अनुभव होता है वो तो आपके साथ बना रहता है। मगर मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम सभी का जो जिम्मेवारी है वो निर्धारित किया हुआ है। अगर उन चीजों को हम लोग पालन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, हमें कोई आके नहीं हमें बताने की आवश्यकता है कि आपको ये करना है, वो करना है। दैट इज अ वर्क, इट इज डिफाइंड, और वो आपको करना चाहिए। लेकिन केंद्र से क्या वो सहयोग मिल पाता है?
अभी हाल ही में जिस तरीके से अमेरिका ने जो टैरिफ कम किया है और बार बार कहीं ना कहीं यही फोकस किया गया कि जो किसान हैं उनके हितों को सुरक्षित नहीं रखा गया, लेकिन केंद्र सरकार के तमाम मंत्री ये सुनिश्चित कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया है। क्या मानती हैं आप? देखिए, हाल के दिनों में जो यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत देश का, मुझे लगता है काफी आने वाले समय में किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कारण एक है उसका कि विशेष रूप से आप देखेंगे सोयाबीन के जो कृषक हैं और तिलहन के ऑयल सीड्स के जो कृषक हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो बाहर से आने वाली प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही हाईली जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोड्यूस रहेंगी और उन चीजों को हमारे जो लोकल प्रोड्यूस है उनको कंपटीशन नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, भारत देश कॉटन का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और आज जो भी हम लोग कॉटन इंपोर्ट करते हैं उसमें हम लोग 11% टैरिफ लगाते हैं और ये जो 0% डील टैरिफ इंपोर्ट्स में हो रहा है यूएस के साथ, ऐसे हालात में अगर वैसे कॉटन यहाँ 0% टैरिफ में आने लगेंगी भारत देश में, तो कॉटन के जो फार्मर्स हैं उनको भी एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप पूर्व में भी देखिएगा तो हमारी भी यूपीए की सरकार थी, हमेशा से हम लोग कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट किए हो, हम लोगों ने कृषकों को एक बहुत सेंसिटिव क्षेत्र मान के चला और यही कारण है कि काफी सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रहे एग्रीकल्चर को लेके, ताकि हम लोग जो हमारे देश के फार्मर्स है उनका राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। बट व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दिस ट्रेड डील और व्हाट वी आर गोइंग टू सी आफ्टरवर्ड्स, इट्स क्वाइट अ डेंजरस सिचुएशन हमारे फार्मर्स के लिए। और भले ही कोई भी, देखिए मैं मानती हूं कि हमारा जो अनुभव रहा है, आप कृषि को हमेशा बहुत साइंटिफिकली लेना चाहिए। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसको आप राजनीतिक तरीके से नहीं ले सकते हैं। इसका जो नेगेटिविटी या जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा ये काफी लॉन्ग टर्म रहने वाला है। तो ये जो अभी टैरिफ को लेकर बदलाव हुए, आप उसके पक्ष में नहीं है? आपको लगता है कि नहीं सही हुआ? क्योंकि किसानों, शिवराज सिंह चौहान से न्यूज 18 इंडिया ने बात की, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया, कई सारे जो मोटा अनाज की चीजें हैं उनको उसमें नहीं लाया गया, ये हमारी कूटनीति की जीत है, हमने बहुत सारी चीजों को उससे अलग रखा, ये क्लियर कर दिया। और ये भी लास्ट में उसमें लेटर में लिखा था कि अभी ये अंतरिम है, ये दिस इज इंट्री, हम आगे और करेंगे, तो वो तो उसे जीत बता रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज को कहना चाहूंगी, मैंने ये बात को भी कहा कि एग्रीकल्चर हमेशा साइंटिफिक होना चाहिए, नॉट पॉलिटिकल। शिवराज जी चौहान जिस बात को कह रहे हैं, इट इज हाईली पॉलिटिकल बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी सरकार है केंद्र में, उनके द्वारा ये डील किया गया है, वो हमेशा पॉजिटिव्स को हाईलाइट करेंगे। मगर आप जो कह रही हैं कि लास्ट में ये स्टेटमेंट को भी लिखा गया है कि ये इंटरिम है और बाद में हम लोग इसमें और भी आगे बढ़ेंगे, मगर जो आज के दिन में प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह के दावे कर रहे हैं कि अगर हमारे तरीके से ट्रेड नहीं किया गया, रशिया से अगर तेल खरीदा गया आगे, वेनेजुएला से नहीं लिया गया, यूएस से तेल नहीं लिया गया, देन वी विल पुट मोर टैरिफ। तो मुझे नहीं लगता है कि इस ट्रेड डील में बहुत ज्यादा भारत देश का मुझे लगता है देयर इज एनी मच से फ्रॉम द नेशन लाइक अस। मुझे लगता है जो चीजें वहां से आ रही हैं, जो ऊपर से हम लोगों को प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। अन्यथा ये 18% टैरिफ और उनके साथ 0%, व्हाई दिस? इतना ज्यादा डिस्क्रिपेंसी क्यों है? हम लोग भी उनके ऊपर 18% डालते इफ दैट वाज द थिंग। तो हमें लगता है कि भारत देश आज के समय में ट्रेड डील्स आप कितने भी इसको गुलदस्ता की तरफ देश को परोसने का काम करे, बट इट इज अ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन फॉर दिस नेशन। डू यू थिंक कि अभी फिलहाल संसद में जो कांग्रेस की तरफ से एक किताब को लेकर, आर्टिकल को लेकर जो फिलहाल गतिरोध चल रहा है, वो गतिरोध सही है? संसद में कामकाज नहीं हो रहा है? मुझे लगता है ये केवल किताब की बात नहीं है। अगर किताब में कुछ गलत लिखा हुआ है जिसको नेशन डिफाई करते हैं, जिसको अगर होम मिनिस्ट्री डिफाई करता है या हमारे देश के प्रधानमंत्री डिफाई करते हैं, तो वैसी चीजों में उनको तो और सामने आके पक्ष को रखना चाहिए। मगर एक तो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया आगे, ये कहते हुए कि बुक अनपब्लिश्ड है। और जब सबसे बड़ी बात कि जब सदन में
राष्ट्रपति के भाषण में आपको धन्यवाद ज्ञापन देने की बात आई, तो मैं जहां तक पार्लियामेंट को फॉलो करती हूं, मुझे लगता है इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में अपना उत्तर नहीं दिया हो। लेकिन एक वीडियो आज सर्कुलेट हो रहा है, तमाम जो विपक्ष की सांसद हैं, एक घेराव नजर आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री के आसपास जो है घेराव करती हुई नजर आ रही हैं, और कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी, इस तरीके से बीजेपी के तमाम सांसद कह रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता था, अप्रकाशित कोई घटना प्रधानमंत्री के साथ? ये बात बहुत ही अजीब लगती है। कारण ये कि अजीब भी और काफी गंभीर भी। कारण ये है कि हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं माननीय ओम बिरला जी, जो उन्होंने कहा इस बात को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे या लोकसभा में नहीं आए क्योंकि कुछ महिला सांसद हैं जो उनके साथ कुछ घटना हो सकता था। आप मुझे क्या ये कह रहे हैं कि इस देश का सदन भी अब सुरक्षित नहीं है? वो ये कह रहे हैं जैसे पेपर उछाले गए, नजदीक तक आ गए। संसद की एक गरिमा होती है, उसको मेंटेन करना चाहिए। मैं एक बात में कंटिन्यू कर रही हूं। आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपके देश का संसद देश के प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित नहीं है, और अगर हमारे लोकसभा के स्पीकर इसको पूरे गंभीरता के साथ बोल रहे हैं तो मैं कहती हूं कि इसमें विशेष जांच होनी चाहिए। ये इस चीज को केवल पॉलिटिकली एक बयान दे के छोड़ नहीं देना चाहिए और मीडिया के डिस्कशन तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसमें एक बहुत विशेष गहन जांच होनी चाहिए, और जिन महिला सांसदों पे भी अगर आप उंगलियां उठा रहे तो उन पे भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सदन के अंदर सदन की प्रॉपर्टी है, और आप अगर कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री उस सदन के अंदर सुरक्षित नहीं है तो काफी गंभीर सवाल उठती हैं। और मुझे जहां तक याद है, शायद पिछले ही साल ही जो सदन के पुलिस फोर्स होते हैं उनको हटाते हुए उनको सीआरपीएफ के द्वारा भी रिप्लेस किया गया था। तो ये सीआरपीएफ क्या कर रही थी? अगर इस तरह का कुछ हिंट भी, इनपुट भी था हमारे हाउस के स्पीकर को कि इस तरह की घटना घट सकती है, तो वेयर वर दीज पीपल? तो मुझे लगता है एक गहन जांच होना चाहिए, और जांच की रिपोर्ट, क्योंकि इन्हीं की सरकार है, उसे भी सार्वजनिक करना चाहिए। आपको भी लगता है, क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है, इनफैक्ट राहुल गांधी भी इस बात पर फोकस करते हैं कि देश का भविष्य ना अब युवाओं के हाथ में होना चाहिए, आपको भी लगता है कि अब जो फोर फ्रंट है उसकी एक पकड़ जो है अब युवा लीडरशिप के हाथ में होनी चाहिए? मुझे लगता है सीनियर लीडरशिप को पॉलिटिक्स में, अगर मैं कहूं, in context of politics. Yes, of course. In context with politics itself, मुझे लगता है सीनियर लीडरशिप को आप कभी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में जो अनुभव सीनियर लीडरशिप लेकर आती है उसका हमेशा सम्मान है। मगर निश्चित रूप से अगर युवागण, खास करके वैसे युवा जिनमें दूरदर्शिता की क्षमता है, जो अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, तो उनको भी मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए। तो आदरणीय राहुल गांधी जी का ये हमेशा प्रयास रहता है, वो युवा लीडरशिप में भी काफी विश्वास करते हैं, और उसी विश्वास का उपज मैं भी हूं। एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा आपकी फैमिली का, और बीजेपी हमेशा इसी चीज पर चोट करती रही है। अभी यहाँ रघुवर दास जी बैठे हुए थे, पूर्व सीएम, उनकी ओर से कहा गया हमारी पार्टी वो नहीं है जो फैमिली के किसी व्यक्ति को आगे कर दे। हमारे यहाँ देखिए नितिन नबीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। डॉटर इन लॉ इज ऑल्सो एन एमएलए नाउ। मुझे लगता है ये हाँ, इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि आपका क्या इस पर रुख है, क्योंकि आप एक अच्छी खासी पोजीशन पे एक अच्छी कंपनी में थी, अच्छा अर्न कर रही थी, बट आपने अपने फादर की बात मानी और ये समझा कि जरूरत है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और आपने बड़ी जीत भी हासिल की। ये नहीं कहेंगे कि फादर के दम पे, बट आपकी जनता ने आपको पहुंचाया यहां तक। लेकिन व्हाट इज योर टेक ऑन दिस परिवारवाद, सो कॉल्ड वर्ड टर्म परिवारवाद, जिसको लेके बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहती है? नहीं, मुझे लगता है आज के दिन में तो राजनीति में बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं जिनका आपने नाम भी जिक्र किया, उनके खुद परिवार से भी उनकी बहू भी आज विधायक हैं। तो मुझे लगता है अब तो ये एक बहुत ज्यादा राजनीतिक मुद्दा रहा नहीं। प्लस मैं ये बात को कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी वैसे एक्विजिशंस की शिकार रही हूं, मुझे लगता है आज के समय में जनता बहुत समझदार रहती है। खास करके जो जनता आपको रोज दिन में इंटरेक्ट करती है, वो भी आपको एक बार के लिए कोई सिंपैथी के रूप में वोट दे सकता है। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि मैं दूसरी बार चुनाव जीत के आई हूं, लगातार अपने क्षेत्र में अपने कार्यों का निर्वहन कर रही हूं, तो जनता भी इन चीजों को देखती है और उसके बाद ही आकलन करती है।
तो हाँ, कोई आपको राजनीति में इंडक्ट कर सकता है, या मुझे लगता है मूवीज में भी कोई, हम लोग क्योंकि मूवी स्टार्स को भी अक्सर देखते हैं, कई सारे मूवी स्टार्स ने अपने बच्चों को भी इंडक्ट किया है, नेपो किड्स कह दिया जाता है। हाँ, मगर हाउ मेनी ऑफ देम हैव बीन एबल टू सस्टेन इट? सस्टेनेंस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड चैलेंज, और मुझे लगता है बहुत कम लोग उन चीजों को सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी में ओनली इफ पीपल थिंक यू आर केपेबल इनफ आपको लोग मौका देते हैं। लाइक एंट्री इज इजी बट सस्टेनेबिलिटी इज डिफिकल्ट, तो It आपको is, काम करना it पड़ेगा is. जनता के सामने। बिल्कुल। आपके विभाग पर आ जाते हैं। आगे आने वाले वक्त में हम महिला किसानों को लेकर झारखंड में क्या नया देख पाएंगे? मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पोज किया है, क्योंकि इस साल 2026 को इंटरनेशनल वुमेन्स फार्मर्स ईयर के रूप में भी देखा जा रहा है। तो हम लोग बहुत जल्द ही झारखंड में अपना बजट सत्र भी शुरू करने वाले हैं, और इस बजट में विशेष रूप से महिलाओं के लिए दो बहुत अहम योजनाओं को हम लोग लेकर आ रहे हैं। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि कुछ इसमें भी एक्साइटमेंट बना रहे, और बजट के दिन हम लोग और भी ज्यादा प्रेस एंड मीडिया को इसमें ब्रीफ कर पाए। मगर निश्चित रूप से महिलाएं हमारे लिए हमारी सरकार के लिए भी एक बहुत अहम कड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैया समान योजना से भी हम लोगों ने कई सारे महिलाओं का विश्वास जीतने का काम किया है, और मुझे लगता है अब कृषि विभाग भी ऐसे योजनाओं में काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण को और बढ़ोतरी मिलेगी। एक आखिरी सवाल राजनीति से ही जुड़ा हुआ, आप राहुल गांधी को कितना एडमायर करती हैं? जो राहुल गांधी बाहर जाकर कहते हैं, मतलब विदेश जाकर जो उनके वक्तव्य सामने आते हैं, हाउ मच यू एडमायर इट, कि ये सही कहा उन्होंने, जो देश में इस वक्त लोकतंत्र की स्थिति है। इससे जुड़ा एक छोटा सा सवाल और है, जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर मैं उससे जोड़ूंगी उसको। ठीक है। देखिए, मुझे लगता है ऑफ कोर्स मैं लीडर को हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को एडमायर करती हूँ। पहला कारण है हिज सिंप्लिसिटी। डेफिनेटली दैट मैन लैक्स नथिंग। एक व्यक्ति को मुझे लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी सफल जीवन जीने के लिए जो चाहिए उनके पास वो था, मगर तब भी उन्होंने संघर्ष और त्याग का रास्ता को चुना है। तो हिज सिंप्लिसिटी इज डेफिनेटली वन पॉइंट। सेकेंड थिंग इज ही इज वेरी क्लियर विथ हिज वैल्यूज। ही इज वेरी क्लियर विथ हिज वैल्यूज, दैट इज ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग। जब भी उनके साथ बैठक आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, क्योंकि समय की हमारे पास सीमा है, तो मैं उसके साथ में जोड़ते हुए सवाल कर देती हूँ। yes. मैंने ये इस कंटेक्स्ट में पूछा है कि अक्सर राहुल गांधी जब बाहर गए हैं तो उन्होंने कई बार इस बात को छेड़ा है कि भारत में कई बार लोकतंत्र को लेकर जो चीजें हो रही हैं वो ठीक नहीं है। आपने उनका वक्तव्य सुना होगा। लेकिन उसी वक्त हेमंत सोरेन जी से जब हमने बात की इसी मंच पे, उनसे सवाल किया गया, आप दावोस गए, चीजें सामने आई, कई बार चीजें सामने आई, तो उन्होंने कहा भाई देखो देश में जो चल रहा है मैं उसकी चर्चा विदेश जाके नहीं करूंगा, देश की घर की बात है घर में सुलटा लेंगे, बाहर जाके तो यही कहेंगे घर में ऑल इज वेल। तो ये डिफरेंस, मतलब आप उसी पार्टी के साथ सहयोगी हैं, आप मंत्री हैं सरकार में, इसलिए मैं इससे पूछना चाहती हूँ। नहीं, मैं बस ये भी ऐड करूंगी, बट ही सेड कि अपने अपने दल हैं, अपने अपने दल, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस, वो अपना एक्सप्रेशन जो भी उनका दल चाहता है वो अपना रख सकते हैं, हमारा अपना वक्तव्य है। तो व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी जब भी बाहर जाते हैं वो देश की स्थिति को लेकर बात करते हैं। मुझे लगता है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, और जो उनको दिखता है इस देश में उन चीजों को जाके वो ग्लोबल पटल में भी रखने का काम करते हैं। और आज अगर लोकतंत्र खतरे में है, इस बात को अगर हम और आप भी इस मन से कहे, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दो राय है। और अगर मुझसे कोई डिबेट भी करना चाहता है इस टॉपिक में, देन आई एम मोर देन हैप्पी टू गो अलोंग विद इट। बट डेफिनेटली ये सिचुएशन है देश का। मैं बस क्योंकि समय का कंस्ट्रेन है, तो मैं बस डेमोक्रेसी में एक लाइन कह के खत्म करूंगी। आज SIR के माध्यम से मुझ जैसे आदिवासियों को भी अपने नागरिकता को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ रही है। आज लोगों को, वो जो हैं आज जिन्होंने देश के लिए अपने जान दिया, वैसे परिवारों को भी अपने नागरिकता को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ रही है। अमर्त्य सेन जैसे लोग रहे, बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट जिनको कई सारे अवार्ड्स मिले, वैसे लोगों को अपने नागरिकता को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ रही है। And of course, there are so many such incidents that I can go on. Still, I am asking that this question. Definitely, democracy is in
It's time of still I am Danger. asking you this question. If you are saying, आप ये कह रही हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, बट झारखंड में आप ही की सरकार है और आप उस सीट से चुनाव लड़ी, जीती और बड़े बहुमत से जीती और बड़ी मजबूती से जीती, तो क्यों लगता है समूची कांग्रेस को कि लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम हैक है, चीजें सामने ठीक नहीं है, एसआईआर में गड़बड़ घोटाला है? देखिए, क्योंकि मैं एसआईआर में स्पेसिफिकली बात कर रही हूं और अगर हम लोग ये डिस्कशन को कंटिन्यू करें तो आई थिंक इट कैन गो ऑन मच मोर लॉन्गर, मगर जस्ट टू बिल्कुल बट टू आंसर योर क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट, देखिए एसआईआर हमेशा हुआ है इस देश में, मगर इस तरह से लोगों को कभी परेशान नहीं किया गया है एक फॉर्म भरने के लिए। मैंने कई सारे गांवों में, पंचायत में जाके स्वयं मैं एसआईआर का ट्रेनिंग गांव के लोगों को दे रही हूं। मैं आपको बतलाना चाहती हूं, हम जैसे लिटरेट एजुकेटेड लोगों को अगर वो फॉर्म समझने में इतना मुश्किल हो रहा है, तो ये झारखंड जैसे राज्य में जहां आदिवासियों के, दलितों, पिछड़ों की संख्या इतनी अधिक है, जिनको अक्षरों की समझ नहीं है, आप खूंटी जैसे क्षेत्र में चले जाएंगे तो लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, वैसे लोगों को अगर आप उस तरह के फॉर्म भर के अपने नागरिकता को साबित करने के लिए एक चुनौती देंगे, तो मुझे लगता है कि ये समावेशी प्रक्रिया नहीं है। भारत का लोकतंत्रता हमेशा एक समावेशी तंत्र रहा है और उसको चुनौती देने वाली तमाम चीजें खतरा ही है। इस पे मैं बस एक आखिरी आपसे, क्योंकि इरफान अंसारी जी कहते हैं कि अगर बीएलए या तमाम अधिकारी जब आएंगे, उन्होंने एक बयान दिया था एसआईआर को लेकर कि उनको कमरों में बंद कर देना चाहिए, आपको लगता है ये भी ठीक है? ऐसा होना चाहिए क्या? जितने भी बीएलए आएंगे या जो अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया में जुड़ेंगे, इरफान जी का सवाल उन्हीं से जवाब लीजिए। बट टू आंसर दैट क्वेश्चन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैंने आपको जस्ट बताया कि ये प्रक्रिया चालू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, मगर मैं स्वयं कांग्रेस के एक सिपाही होने के नाते गांव घरों में जाके लोगों को ट्रेन कर रही हूं और उनके बीच में ये भी मैं बतला रही हूं, बीएलएस को भी मैं ये बतला रही हूं कि आपके ऊपर भार है तो कृपया करके सुसाइड को एक राह ना बनाएं। दूसरी जागरूकता उनको ये भी दी जा रही है कि कैसे अगर आपको फॉर्म भरना है तो उन चीजों को कैसे करना है। तो देखिए, हर व्यक्ति का सोच अलग है, बहुत स्पेसिफिक है, तो आप उनसे भी पोज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बेबाकी से आपने यही युवा नेता की पहचान होती है। चर्चा के लिए नहीं पीड़ी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शिल्पी जी के लिए।